14 जून 2025 की यह बात है। शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे और एक दुल्हन है, वह अपने पति से कहती है कि मेरे सर में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है और बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। फिर दूल्हा उस दुल्हन से कहता है कि तुम परेशान मत हो, बिल्कुल भी। हम बाजार में जाते हैं और बाजार होकर आएंगे और बाजार में आते वक्त हम तुम्हें भी दिखा लाएंगे और हमें कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर लेकर आना है, हम वो भी खरीद कर ले आएंगे। और इसके बाद पहले डॉक्टर को दिखाया जाता है और फिर बाजार में खरीदारी की जाती है। और दूल्हा बहुत ही खुश था अपनी पत्नी के साथ। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर सीधे एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। जब वह रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो दुल्हन कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। इधर दूल्हा तो ऑर्डर दे रहा था कुछ खाने के लिए और उधर दुल्हन है वह टॉयलेट में चली जाती है। और वह दुल्हन टॉयलेट में जाती तो ज़रूर है लेकिन वापस नहीं आती और वह दूल्हा उसका इंतज़ार करते करते लगभग 20 से 25 मिनट हो गए। और फिर उसका जो दूल्हा था वह जाकर रिसेप्शन पर जाता है। वहां जाकर कहता है कि साहब मेरी पत्नी है वह गायब हो चुकी है, वह अभी टॉयलेट करने के लिए गई थी और वह वापस ही नहीं आई। और वह 3 मंजिला रेस्टोरेंट था, उसमें पूरे में खंगाल लिया जाता है लेकिन वह उसकी जो दुल्हन थी वह नहीं मिलती है। और फिर सीसीटीवी चेक किए जाते हैं। सीसीटीवी में पता चलता है कि और सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर पता चलता है कि वह दुल्हन भाग चुकी है, फरार हो चुकी है। दरअसल यह कहानी उत्तर प्रदेश के चंदौली का एक मुगल सराय कोतवाली है। और यह दूल्हा वहां जाता है और बताता है कि 4 जून को शादी हुई थी और आज 14 जून है। और 14 जून को वह अपनी पत्नी को लेकर एक होटल में जाता है और फिर वह व्यक्ति पुलिस थाने में यह पूरी कहानी सुनाता है। और कहानी सुनाने के बाद आखिरकार दुल्हन की तलाश शुरू हो जाती है और पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद यह दुल्हन हाथ लग जाती है। और हाथ लगने के बाद पता चलता है कि यह दुल्हन अकेली नहीं गई बल्कि यह अपने प्रेमी के साथ गई थी। और जिस प्रेमी के साथ भागी थी आखिरकार उस प्रेमी के परिवार वाले और दुल्हन के परिवार वाले और जिस लड़के के साथ इसकी शादी हुई थी उस लड़के के परिवार वाले सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और यह सभी लोग इकट्ठे होकर और जो दुल्हन थी उसका नाम खुशबू होता है, उससे पूछा जाता है कि जो तुम्हारा दूल्हा है उसका नाम शमशेर सिंह होता है, शमशेर सिंह चौहान, और क्या तुम शमशेर सिंह चौहान के साथ रहना चाहती हो कि नहीं रहना चाहती। वह कहती है कि मैं अब बालिग हो चुकी हूँ, मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ। और वह कहती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं जाना है बल्कि मुझे अपने प्रेमी के साथ जाना है। और वह जिद पकड़ लेता है। उसके आगे उसका पति भी हार जाता है और उसके जो पीहर पक्ष वाले हैं वह भी हार जाते हैं। और आखिरकार वह अपनी जिद के आगे अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। फिर इस लड़की की चर्चा की कहानी अखबारों में छपती है तो इस कहानी को भी एक मोहताज बनाया जाता है। और फिर एक ऐसी ही खबर होती है एक अनपढ़ महिला की जो बड़े बड़े अफसरों के दिमाग को भी चकरा दिया। उसने बल्कि अपने पति का कत्ल नहीं किया बल्कि उसने अपने पति के 10 टुकड़े कर दिए थे। और यह जो ऑफिसर थे यह पहले उस जगह को देख चुके थे, फिर से दोबारा वह उसी जगह को देखते हैं तो वहां पर लाश मिलती है। यह कहानी भी एक फिल्म है दृश्यम, उससे भी कुछ कम नहीं है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र के नासिक की एक तहसील है सुरगाना और उसी तहसील का एक गांव लगता है। वहां का गांव होता है मालकोंडा और यहां का रहने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है उत्तम। और यह उत्तम अपनी पत्नी मेथू से कहता है कि जाकर भाभी से पूछ कर आओ कि भैया कई दिनों से दिख नहीं रहे हैं, वह आजकल कहाँ चले गए हैं। और फिर जो वो मेथू थी वह अपनी जेठानी के पास जाती है और उसका नाम जो जेठानी है उसका नाम होता है प्रभावती। और प्रभावती के पास जाकर वह कहते हैं कि मुझे तुम्हारे देवर ने भेजा है और जो जेठ जी हैं वह आजकल दिखाई नहीं देते हैं, वह कहाँ चले गए हैं।
कोई बात है, कहाँ चले गए हैं, कोई बात है तो अगर आप मुझे बता दीजिए। मैं उनके कहने पर, बार बार कहने पर आई हूँ। मैं आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वह बार बार बोल रहे थे कि पूछ कर आओ भैया कहाँ पर हैं, पूछ कर आओ भैया कहाँ पर हैं, तभी मैं आई हूँ। और कहाँ पर हैं जेठ जी, आप मुझे बता दीजिए तो मैं जाकर उनको बता दूँ। और फिर जो प्रभावती है वह अपनी देवरानी मेथू से कहती है कि तुम घबरा क्यों रही हो, वह तो गुजरात गए हैं कमाने के लिए, और गुजरात की एक जगह लगती है भील मोरा, वहाँ वह कमाने के लिए गए हैं। और जब वह देवरानी से यह बात कर रही थी तो वह इसी बीच में उसका एक दुपट्टा है और वह दुपट्टे को इस कदर फेंक कर मारती है कि जैसे कि देवरानी को कुछ दिखाई न दे। और यह दुपट्टे को फेंक कर मारा, और जिस चीज को यह दुपट्टे से ढकना चाहती थी, लेकिन वह जो देवरानी थी वह उस चीज को देख लेती है। और फिर जो देवरानी है उसका दिमाग यहाँ से क्लिक किया गया कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने यह चुन्नी क्यों बगाई, क्यों फेंकी थी, जिससे उसके दिमाग में कुछ ऐसा ही दिमाग चलने लगा। और फिर जो मेथू है वह जाकर अपने पति उत्तम से यह सारी बात बताती है कि जो तुम्हारी भाभी है वह मेरे से बात करते हुए एक दुपट्टा फेंकती है और वह जाकर जो तुम्हारे भैया की चप्पल है उसके ऊपर गिरती है, और वहाँ चप्पल भी सिर्फ एक ही थी। और वह मेथू कहती है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। फिर जो उसका भाई उत्तम है वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो उसका भाई था उसका नाम होता है यशवंत ठाकरे और उसकी उम्र 43 साल के आसपास होती है और उसके पास महज सिर्फ एक जोड़ी ही चप्पल की होती है। यह परिवार वैसे मजदूरी वाला परिवार है, उसके पास एक चप्पल जोड़ी है, उसमें से भी एक चप्पल है और उसको भी छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। फिर वह दिमाग लगाता है और सोचता है कि कहीं मेरे भैया के साथ कुछ अनहोनी घटना तो नहीं हो गई है, और वह कई दिनों से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और उसका चप्पल था वह घर पर रखा हुआ है, और वह चप्पल के बिना तो कहीं जाता ही नहीं था, महज उसके पास एक चप्पल की जोड़ी थी। और वह यह सोचता हुआ वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, और वहां पर वह कई देर तक अफसरों का इंतजार करता है। और वहां पर अफसर आने के बाद वह कहता है कि साहब मेरे भाई का नाम यशवंत ठाकरे है, उसकी उम्र 43 साल है और वह कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। और जब हम भाभी से पूछने के लिए जाते हैं तो भाभी भी हमें सही से जवाब नहीं देती है। जब हमने भाभी से पूछने की कोशिश की तो भाभी ने भैया की चप्पल दुपट्टे से छुपाने की कोशिश की, तो हमें इस मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। आप प्लीज एक बार चलकर वहां देख लीजिए। और फिर जैसे ही पुलिस उस गांव में जाती है तो उस गांव में लोगों का एक जमघट लग जाता है, जैसे कि गली हो, छात हो, और बहुत से लोग उनके घर में भी इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि तमाशा सा देख रहे थे। और फिर यहाँ पर जो जमघट इकट्ठी हो रही थी और वह वहाँ पर पुलिस भी थी, वह सब ये तमाशा देखते देखते किसी ने यहाँ पर पुलिस के कान में फुसफुसा दिया कि साहब तो ये शौचालय है, इसके बराबर में एक गड्ढा है, आप प्लीज एक बार इसमें जरूर देखिए। और यहाँ से बड़ी अजीब तरीके की दुर्गंध आती है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और फिर यह देखने के बाद पुलिस का दिमाग भी खनक जाता है और वह जाकर उस गड्ढे को देखते हैं, और पुलिस देखती है कि यह गड्ढा तो बहुत बड़ा है और उस गड्ढे के अंदर गोबर भरा हुआ था। और फिर गांव वालों की मदद से उस गड्ढे का पूरा गोबर निकाला जाता है, और गोबर निकालने के बाद पता चलता है कि उस गड्ढे से तो कहीं कुछ भी नहीं निकला है। और फिर पुलिस वहां से चली जाती है और गांव के लोग ऐसे इकट्ठे हो रहे थे जैसे कि यहाँ पर कुछ तमाशा वगैरह चल रहा है, और वह जैसे कि मजे ले रहे हैं तमाशे को देख देख कर। और फिर यहाँ से पुलिस जाने के बाद कई दिन निकल जाते हैं। कई दिन निकलने के बाद फिर से पुलिस को किसी ने कॉल किया कि साहब आपने उस गड्ढे को तो खाली करवा दिया, लेकिन दुर्गंध तो अभी भी कम नहीं हो रही है, दुर्गंध तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और जहाँ से वह दुर्गंध आ रही थी वहाँ से कुछ मक्खी, मच्छर, कीड़े वगैरह भिन भिन आते रहते हैं, और वहाँ से अजीब तरीके की स्माइल आ रही है। आपको प्लीज एक बार आकर देखना चाहिए। और फिर इस मामले को पुलिस ने फिर से गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने के बाद जिस मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस सीधे ही उस गड्ढे के पास जाती है। पहला गड्ढा जो खोदा गया था और दूसरा गड्ढा जो शौचालय के पास में था, आखिरकार शिफ्ट टैंक को हटाया जाता है और वहां पर देखा जाता है कि वहां से एक लाश निकलती है, और यह लाश 10 टुकड़ों में बटी हुई थी। जब पुलिस उस लाश को निकालती है तो इस लाश को पहचान पाना बहुत मुश्किल था।
और फिर पुलिस अंदाजा लगाती है कि यह लाश किसकी है। फिर अंदाजा लगाया जाता है कि जो व्यक्ति गायब था उसी की लाश होगी। फिर जो ये महिला थी प्रभावती, इसको पुलिस अपने गिरफ्तार कर लेती है और इस प्रभावती को हिरासत में लेने के बाद इससे पुलिस पूछताछ करती है। इससे पूछती है कि तुमने आखिरकार अपने पति का कत्ल क्यों किया, तुम ये पूरी कहानी सुनाओ। अगर तुमने नहीं बताया तो पुलिस अपनी तरफ से पूछताछ करेगी और तुम्हें यह कहानी बतानी ही पड़ेगी। आखिरकार प्रभावती ने कई कहानियां बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने कोई कहानियां नहीं चलती हैं। लेकिन पुलिस अब की बार बेवकूफ़ नहीं बन सकती थी, क्योंकि वह महिला पहले ही एक बार पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना चुकी थी और इस महिला ने पुलिस वालों को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को ही गुमराह कर दिया था। पुलिस इस बार गुमराह नहीं होना चाहती थी और पुलिस ने इसे सख्ती से पूछताछ की और वह प्रभावती बताती है कि साहब 14 अप्रैल 2025 की यह बात है। वह शराब पीकर घर में आता है, नशे में धुत था और आखिरकार जब उसे खाने में दाल चावल दिए जाते हैं और दाल चावल उसे पसंद नहीं आते हैं। इसी बीच में वह गाली देने लगता है और गाली देते देते वह हिंसा का रूप अख्तियार कर लेता है और उसे मारपीट करना शुरू कर देता है। वह मारपीट कर रहा था। मारपीट करते करते उसे पता नहीं उसके हाथ में कब कुल्हाड़ी आ जाती है और उसने अपना बचाव करने के लिए जैसे ही उसके कुल्हाड़ी मारा तो उसका पति था वह गिर जाता है और उसके बाद उसे पता नहीं था कि उसका गुस्सा इतना बढ़ जाएगा। उसने अपने ही पति के 3 टुकड़े कर देती है और इसके बाद इसे पता नहीं था आखिरकार करे तो क्या करे। अगर किसी को पता चलेगा तो इसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। और आखिरकार उस महिला ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर और जो टैंक है शौचालय का उस टैंक को हटाया और उस टैंक को हटाने के बाद उसके ऊपर की जो पट्टी थी वह हटाई और उसको हटाने के बाद उस व्यक्ति की जो डेड बॉडी थी वह उसके अंदर डाल देती है और उसने जो कपड़े पहन रखे थे वह कपड़े तो वह उतार लेती है और फिर बड़ी ही तरकीब से वह उस स्लैब को ऊपर उसके रखती है और फिर वापस से उसके ऊपर सिंटेक्स रख देती है और साथ ही वह एक ऐसी गोलियों का इंतजाम भी करती है कि जिससे कि दुर्गंध ना आए और वह गोली लाकर वह टैंक में डाल देती है। और उसने सोचा कि कभी ना कभी तो मेरे पति के बारे में पूछा ही जाएगा, इसीलिए उसने शौचालय के बराबर में एक और गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उसने यहाँ तहाँ से गोबर का इंतजाम किया और उस गड्ढे में उसने गोबर डालना शुरू कर दिया। फिर अचानक से वहाँ गोबर आया तो आसपास के लोगों ने पूछना शुरू किया कि यहाँ पर दुर्गंध किसकी आ रही है। तो वह बोलती है कि ये गोबर की बदबू आ रही है। फिर इसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा पति यशवंत ठाकरे कहाँ है। तो वह बोलती है कि मेरा पति गुजरात गया है कमाने के लिए। वह बिलमोरा गया है और बिलमोरा था वह, वहाँ उसका मायका लगता था और वह पहले भी वहाँ पर कमाने के लिए गया था। और ऐसे ही करते करते उस महिला ने लगभग 2 महीने निकाल दिए और आखिरकार 14 जून 2025 को उस शिफ्ट टैंक को अंदर से 10 अलग अलग अवशेष मिलते हैं। फिर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होती है और पुलिस जो भी इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही है, आखिरकार पुलिस इसने जो हत्या की वजह बताई थी वह हत्या की वजह से पुलिस यह मान नहीं रही कि हत्या की वजह यही है या कोई और है और इस वजह का पता कर रही है पुलिस। और जो ये अनपढ़ महिला ने इस पूरे गांव के ही नहीं बल्कि जो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर थे उन सभी को घुमा दिया था, एकदम से चकरा ही दिया था। और यहाँ लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक अनपढ़ महिला इतनी शातिर कैसे हो सकती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत रहना है। जय हिंद, जय भारत।